हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम जय श्री अकाल केम छो कसं काय केडो हाल है केमो नाचो मैं उदय सोनी वेलकम टू इजीली। सो बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल और मैथमेटिकल टूल में हमने प्रीवियस क्लास में लॉगरिथम जो है वो कंप्लीट कर लिया। यस सर, आपने लॉगरिथम हमको पढ़ा दिया था और लॉगरिथम पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं भाई लॉगरिथम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पढ़नी है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब तक मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक फिजिक्स में दिक्कत रहेगी, 11th क्लास में भी 12th में भी। और इसी वजह से बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स हार्ड है। भाई फिजिक्स हार्ड नहीं है, सच बता रहा हूं, दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। पर कुछ मैथमेटिक्स अगर आती है, बेसिक मैथमेटिक्स पे कमांड अगर अच्छी हो जाती है तो फिर हमारी फिजिक्स सिंपल हो जाती है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है आपको बुक्स में नहीं मिलती है ना, तो आपको लगता है फिजिक्स हार्ड है हार्ड है हार्ड है। तो भाई आपका बैठा है आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर कराने के लिए, मैथमेटिकल टूल क्लियर कराने के लिए, तो टेंशन किस बात की है। जो भी मैथ काम आने वाली वो पहले पढ़ लेंगे, दिक्कत क्या रहेगी। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो हम लॉगरिथम पढ़ चुके थे, अब हम देखते हैं मैथमेटिकल सीरीज। मैथमेटिकल सीरीज, ठीक है सर, मैथमेटिकल सीरीज पढ़ेंगे अपन अब। ठीक है, सो कुछ एक्सपेंशंस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो जेई वाले बच्चे तो वो मैथ वाले सर जो होते हैं वो पढ़ा देते हैं, पर जो नीट वाले बच्चे होते हैं ना उनको फिजिक्स वाले सर ही पढ़ाते हैं। हाँ, इसलिए मैं अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभाऊंगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल सीरीज आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आ जाती है, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान सुनो, आपने ये तो पढ़ाई होगा भाई ई की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको 2.72 बताई थी। ई की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको 2.72 बताई थी। अब कैसे आएगा वो भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल log ई एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया log ई एक्स लॉगरिथम फंक्शन। log ई एक्स क्या हो गया आपका लॉगरिथम फंक्शन हो गया, है ना। तो इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू यहां पर क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहां पर ये log वाला फंक्शन हो गया। ठीक है सर। अब एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यार यहाँ ई है और यहाँ पर वाई है, तो ये पावर में वाई आ जाएगा, बराबर में क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा। तो भाई ई की पावर वाई लिख दी ना आपने, ई की पावर वाई, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका हो गया साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब यहां पे इनपुट जो है वो y है, यहां पे इनपुट क्या है, y है, तो y की जितनी भी वैल्यूज होगी वो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। और y की वैल्यू पुट करने के बाद में ये मशीन की पावर y जो आपको देगी वो x होगा, तो ये x क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये लॉगरिथम। ठीक है ना, ओके सर, इतनी बात समझ आती है। अब कुछ मैथमेटिकल सीरीज पे बात करते हैं। जैसे e पे पावर x की बात करूं तो भाई e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल क्या होता है वो पढ़ा चुका हूं। प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये ऐसे आगे तक जाता है। ठीक है, अब मान लो बच्चे तुमको e की पावर 1 लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस x की जगह 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और बेटे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको 2.7283 समथिंग मिलता है। तो इसलिए हम लगभग इसकी जो वैल्यू होती है e बराबर 2.72 हम ले लेते हैं। क्लियर है, ये है मैथमेटिकल सीरीज। पता होना चाहिए आपको कि e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये होता है। और जब यहाँ पे 1 रख दोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि भी काम आ जाए अच्छे क्वेश्चन में। ऐसे ही मान लो आपको e की पावर माइनस x लिखना होता, ठीक है, तो भाई क्या करना, 1 प्लस x की जगह माइनस x आ जाएगा, और क्या है, ठीक है। और फिर बाद में x की जगह माइनस x आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर x की जगह माइनस x आ जाएगा, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, वही सेम टू सेम चल रहा है। तो भाई अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये ऐसे चलता रहेगा। मान लो आपको e की पावर माइनस 1 लिखना होता तो वो क्या हो जाता, कैसे लिखा जाता, 1 माइनस, है ना, देखो यहां पे चेक दो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, यहां से देख रहा हूं मैं, और फिर माइनस 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3,
इस तरीके से आगे चलता। ठीक है, आई होप कभी ना कभी आपको ये काम आ जाए। इसके अलावा भी कुछ मैथमेटिकल सीरीज है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको लिखना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे करते 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 ये n तक जा रहा। तो भाई इसको कैसे जोड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काम आएगा बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आपको फिजिक्स में आगे चल के। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है बेटा, n × n + 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एग्जांपल आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हो, एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो और आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इनको जोड़ना है। हालांकि बराबर जोड़ सकते हैं, पर अगर बड़ा नंबर कैसे जोड़ेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2। यहां पे भाई n कितना है, 10 है, तो भाई 10 × 10 + 1/2। तो ये कितना हो गया, 10 × 11/2। तो यहां से कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब 55 आंसर रहेगा। तो ये बहुत बार काम आ जाता है ये फॉर्मूला। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + n बराबर n × n + 1/2। ठीक है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इसके अलावा क्या काम आ सकता है आपको, इसके अलावा आपको काम आ सकता है ये वाला, मान लो 1² + 2² + 3² + 4² + 5² और ऐसे जा रहा है n² तक। तो भाई ये किसके बराबर होगा, ऐसा भी हो सकता है यूज आपको ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में, कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6। क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6 होता। ठीक है भाई। इसके अलावा एक और मैथमेटिक्स सीरीज होती है, वो क्या होती है, मान लो 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और ऐसे ऐसे आगे तक जा रहा। तो भाई ये किसके बराबर होता है, ये होता है n × n + 1/2 और इसका क्यूब ये इसके बराबर होता है। तो भाई ये जो चीजें हैं ना, ये आप सबको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये आप सबको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है आपको तो फिर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी, और मैथमेटिक्स एक बार अच्छी हो गई तो भाई फिजिक्स अच्छी होने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके सर, हम सीख गए। अब हम थोड़ी सी पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दूंगा, और जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज बेसिक ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर का जो मेन मोटिव है, थोड़ा सा आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में समझाना, छोटी मगर मोटी बातें बताना, ताकि ग्राफ रीडिंग आपको आ जाए। उसके बाद में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, अलग अलग तरह के पोजीशन टाइम ग्राफ, अलग अलग तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अलग अलग तरह के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। पर आज थोड़ा सा मैं नॉलेज सब बच्चों को देना चाहूंगा ग्राफ थ्योरी का, ताकि ग्राफ थ्योरी भी अगर आपकी अच्छी है तो भाई साहब फिजिक्स में फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं चाहता हूं मुझसे जो बच्चा पढ़े उसको फिजिक्स में कहीं पर दिक्कत ना हो। नीट के लिए बच्चा तैयारी करे 180 आउट ऑफ 180, 180 आउट ऑफ 180, ठीक है ना। 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी मैं तुमको करवा रहा हूं, ताकि कहीं से भी कुछ भी आ जाए, है ना, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ जाए, आप जो है कर पाए, ऐसा काबिल मैं आपको बनाना चाह रहा हूं। तो ग्राफ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते। चलो भाई, जब हम ग्राफ बनाते हैं, सिंपल ग्राफ जब बनाते हैं, हम 2 एक्सिस ले लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई क्वांटिटी ली जाती है, मान लो एक्स ले ली, और वर्टिकल एक्सिस पे कोई क्वांटिटी ली जाती है, मान लो वाई ले ली। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उस पे जो हम क्वांटिटी लेते हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम यहां लेते हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उस पे अपन डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इनके बीच में किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, किसी भी तरह ग्राफ हो सकता है। पर जो भी ये ग्राफ हो रहे होंगे, ये किसको बता रहे होंगे, ये बता रहे होंगे y = fx को।
मतलब ये बता रहे होंगे कि जो y है वो x का फंक्शन है। किसको बता रहे होंगे? y जो है वो x का फंक्शन है, ये बता रहे होंगे। ठीक है ना। अगर मान लो बेटे ग्राफ किस किस में है, फॉर एग्जांपल z और t में है, तो इसके बीच में जो भी ग्राफ आएगा वो किसको बताएगा कि भाई z जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। मान लो p में और t में ग्राफ आ रहा, कैसा भी आ रहा, ऐसा आ रहा, स्ट्रेट लाइन आ रहा, कुछ भी आ रहा, तो हमको ये पता लग रहा है इस ग्राफ से कि इस ग्राफ समझ में आ रहा है कि जो p है वो फंक्शन है किसका, टाइम का। समझ लो। तो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ग्राफ जो होता है हमें एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है। ग्राफ क्या देता है? एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसका पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफ देता है। ग्राफ बहुत जगह यूज होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनीज होती हैं वो ग्राफ के माध्यम से पूरे डेटा को एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि हम कहां पीछे चल रहे हैं, हमें किस पॉइंट पे काम करना है। तो मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना डेटा साइंस, तो डेटा साइंस में ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। हर जगह ग्राफ काम आएगा। आप डॉक्टर भी जब बनोगे तब भी आपको ग्राफ काम आएगा। आप ग्राफ थ्योरी के बेसिस पर ही आप सारी जो ईसीजी वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग, वो उनको आप रीड कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे पेशेंट की हालत कैसी है। समझ रहे हो? तो ग्राफ थ्योरी जरूरी नहीं है कि आपको आप सोचो क्यों ही पढ़े, डॉक्टर बनेगा तो काम आएगा ही नहीं, डॉक्टरी निकालने के लिए, नीट का एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे नहीं भैया। देखो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो सच में अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनकी फिजिक्स भी अच्छी होती है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी होती है और बायो तो अच्छी होनी ही है ना। तो जिस डॉक्टर की फिजिक्स सबसे अच्छी है वो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकता है चीजों की, बहुत अच्छे से सोच सकता है पेशेंट के बारे में, बहुत अच्छे से डेटा एनालिसिस कर पाएगा। और डेटा ही होता है ना एक तरह का। भाई जब भी कोई डॉक्टर के पास में लैब से रिपोर्ट निकल के आती है वो डेटा को तो एनालिसिस करता है, और आपकी डेटा एनालिसिस सबसे अच्छी होगी तो आप उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे, उतनी डिमांड आपकी मार्केट में होगी। तो ग्राफ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर जगह काम आता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़ी कंपनियों में, हर जगह ग्राफ थ्योरी के माध्यम से ही मीटिंग्स होती हैं। ठीक है ना। जब मैं भी मीटिंग देता हूं ग्राफ देखता हूं केवल कि भाई क्या ग्राफ है, क्या है, कहां पे क्या चल रहा, तो तुरंत पता लग जाता है कि कौन सी टीम में काम कम चल रहा है, कौन सी टीम को इंप्रूव करना है, कहां पे क्या चीजें डालनी है ना। तो भाई वही चीज होती है। ग्राफ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं। तो ग्राफ थ्योरी क्या है भाई? ग्राफ थ्योरी इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में क्या है रिलेशन का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें ग्राफ थ्योरी देता है साहब। बोलो ओके। सबसे पहले इस कड़ी में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स में काम आएगा बहुत बार, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ध्यान समझना, अच्छे से समझाऊंगा बेटा। स्ट्रेट लाइन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ग्राफ इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रख देते हैं। हर ग्राफ का एक इक्वेशन होता है। कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, हर ग्राफ का एक इक्वेशन होता है। हर ग्राफ का एक इक्वेशन होता है, मतलब एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन होता है। तो भाई अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, अगर बच्चे ध्यान समझना, अगर मैं कोई भी ग्राफ मैं बना रहा हूं, मान लो एक्स और वाई के बीच में, मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन जो है इस तरीके से खींच दी, ये कैसी भी स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने, तो यहां पर फॉर एग्जांपल अपन y ले लेते हैं क्वांटिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम x क्वांटिटी ले लेते हैं, है ना। तो रिलेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ते हैं अपन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम क्या पढ़ते हैं वो समझते हैं। तो अगर y is your dependent quantity and x is your independent quantity, then what should be the equation of a straight line? So equation of a straight line is given by y is equal to mx plus c. Equation of a straight line, y is equal to mx plus c. Okay बच्चा? ओके सर। What about y सर? y वो क्वांटिटी है जो आप वर्टिकल एक्सिस पे लेते हो। वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी लेते हो वो y होता है। मतलब आपकी ये क्वांटिटी, वर्टिकल एक्सिस वाली क्वांटिटी y हम कह रहे हैं, मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी या डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है?
ये वो वाली क्वांटिटी है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हैं। इसको कहां पे ले रहे हैं अपन? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जिस क्वांटिटी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हैं वो x है। x इज नॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। x क्या है? वो क्वांटिटी है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हो गई आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, बोलो ओके साहब। सर ये c क्या है? c है इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं अपन? c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है पहले वो जानते हैं। अगर आपको इंटरसेप्ट जानना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को या वर्टिकल एक्सिस को कहां पे कट करा? यहां पे कट करा। तो भाई स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को जहां पे कट करती है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस, जहां पे x और y एक्सिस काटती है ना, उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ये ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन से इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इंटरसेप्ट कहेंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा? आपकी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को जहां कट करेगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑरिजिन तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। मतलब ये मान लो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, यहां पे क्वांटिटी x ले रखी है, यहां पे क्वांटिटी y ले रखी है। और बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से जा रही, तो यहां पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ढूंढो। सर ये रही स्ट्रेट लाइन। अब ये ढूंढो ये वर्टिकल एक्सिस पे कहां कट कर रही है? सर यहां कट कर रही है। अब ढूंढो ओरिजिन कहां है? सर ओरिजिन तो ये रहा। तो मैंने क्या बताया? इंटरसेप्ट क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वर्टिकल एक्सिस टू ऑरिजिन। ऑरिजिन से लेकर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का और वर्टिकल वाई एक्सिस का, उसके बीच की दूरी इज इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट है। चूंकि हम जानते हैं वाई एक्सिस के नीचे की, ओरिजिन के नीचे की डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं, इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटरसेप्ट। ओरिजिन के ऊपर की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ऊपर अगर कट कर रही होती कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन बनवाए ऐसे ऊपर कट कर रही होती, तो ये जो इंटरसेप्ट होता ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट कहलाता। तो इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन कहां कट करे? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करे तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और जब स्ट्रेट लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करे तो नेगेटिव इंटरसेप्ट। इतना ध्यान रखो, ठीक है? ऊपर कट करे तो पॉजिटिव, नीचे कट करे तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों? बोलो ओके सर। सो इंटरसेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वाई एक्सिस टू ऑरिजिन। ऊपर कट कर रही तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नीचे कट कर रही तो नेगेटिव इंटरसेप्ट। बोलो ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई। सर y समझ में आ गया है, वो क्वांटिटी है जिसको आप वर्टिकल एक्सिस पर रख रहे हो, x वो क्वांटिटी है जिसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रख रहे हो, एंड c इंटरसेप्ट है। तो सर ये क्या है? सर ये m क्या है ना? तो भाई m जो है वो है स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। अब थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे। m क्या है? स्लोप है। पढ़े आ जाओ। तो सर समझाओ थोड़ा सा स्लोप क्या है, ध्यान समझना। स्लोप की चर्चा करते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि स्लोप पहली बार पढ़ा, बोले नहीं सर स्लोप कई बार पढ़ा, नाम भी सुना हुआ है, हमारे घर के आगे भी बना हुआ है स्लोप, बस वही स्लोप है, वही है स्लोप और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखो
एक सीधी सी कहानी है, आपको अपनी कार अपने घर में चढ़ानी होती है, अपनी बाइक अपने घर में लेके आनी होती है, तो हम घर के आगे क्या बना देते हैं, ऐसा स्लोप से बना देते हैं ना। और जब स्लोप बहुत ज्यादा होता है तो बच्चे गिरने लग जाते हैं फिसल फिसल के, या वृद्ध इंसान जो होता है वो फिसल जाता है, कई बार हमारे जैसे फिसल जाते हैं, जूते अच्छे नहीं है तो क्या करते हैं, इस स्लोप को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है कई बार और खुरदुरा कर देते हैं। तो बस यही स्लोप, वहीं से आया है स्लोप। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये हमारा धरातल जितने एंगल पे और ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे स्लोप। जैसे मान लो ये लाइन अगर ऐसे से यहां पे आ गई, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो मैं बोलूंगा कि जो स्लोप है वो दूसरी लाइन का क्या है, ज्यादा है, और जो स्लोप है वो पहली लाइन का कम है। बताओ, सिंपल भाषा में समझ में आ रही नहीं बात? अब मान लो मैंने यहां पर लाइन ए और लाइन बी बताई, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर स्लोप बी। दूसरी जो स्लोप जो बी है, बी वाली लाइन का स्लोप ज्यादा होगा और ए वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, कम होगा। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा? ठीक है ना। तो ये स्लोप, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे अपन, थोड़ा सा अभी ध्यान देखो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान समझना बेटा, तो स्लोप के बारे में अगर मैं एक लाइन लिखूं, भाई स्लोप क्या है, स्लोप क्या है? स्लोप हमें स्टीपनेस की नॉलेज देती है। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट स्टीपनेस ऑफ लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हमें क्या ज्ञान देगा? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें नॉलेज देता है, जानकारी देता है उस लाइन की स्टीपनेस के बारे में। स्टीपनेस मतलब स्टीप मतलब वो लाइन कितनी खड़ी हुई है, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में से समझाया मैंने आपको इधर अभी। ये लाइन और ये लाइन में बात करूं 1 और 2 में, तो मैं बोलूंगा लाइन 2 की स्टीपनेस ज्यादा है और लाइन 1 की स्टीपनेस कम है। एक तो ये लाइन है, अगर इसकी स्टीपनेस की बात करूं तो इसकी स्टीपनेस 0 है, 0। अब इस लाइन को आपने ऐसे ऊपर उठा दिया, फिर ऐसे उठा दिया, फिर ऐसे उठा दिया, फिर ऐसे उठा दिया। जब आप यहां से ऐसे जा रहे हो तो आप लगातार जो स्टीपनेस है इसको बढ़ाते जा रहे हो और इससे ज्यादा कोई लाइन खड़ी हो नहीं सकती। तो यहां पर मैक्सिमम स्टीपनेस है, यस और नो। ये लाइन को ऐसे उठाते जा रहे हो, स्टीपनेस 0, स्टीपनेस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और इससे ज्यादा कोई लाइन खड़ी नहीं हो सकती। ज्यादा क्या खड़ी करोगे लाइन को, हाँ जी ना, बोलो ओके। और अगर ये लाइन ऐसे गिरती जा रही नीचे की तरफ तो वापस से इधर गिर रही है, तो स्टीपनेस क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। जैसे लाइन ऐसे हो जाएगी, स्टीपनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम ऐसा कहते हैं कि मान लो ये अगर मान लो x क्वांटिटी होती और इधर ये y क्वांटिटी होती, तो ये जो जितनी भी लाइन की स्टीपनेस 0, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, अगर ऐसे जा रहे हो, ऐसे स्टीपनेस बढ़ती जा रही है और स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, तो आप बोलोगे स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और यहां पे मैक्सिमम स्टीपनेस हो गया। ये लाइन अगर ऐसे 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 नीचे तरफ गिरती जा रही है, हॉरिजॉन्टल की तरफ, इधर ऐसे आती जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टीपनेस घटती जा रही है, स्लोप जो है वो घटता जा रहा है। ये कहानी होती है। तो स्टीपनेस हमें नॉलेज देती है, सॉरी स्लोप हमें नॉलेज देता है अबाउट द स्टीपनेस ऑफ द लाइन।
थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, अब जैसे ये कोई लाइन है, समझना, ये कोई लाइन है बेटा, ठीक है? एक मिनट रुको, थोड़ा सा वापस से बना देता हूं। मान लो बेटा ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहां पे क्वांटिटी एक्स ली आपने, ये वर्टिकल एक्सिस, यहां पे क्वांटिटी आपने वाई ली, ठीक? तो जो स्लोप होता है वो आपको नॉलेज देता है किसका? स्टीपनेस का। और स्लोप, कोई भी लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम लिखते हैं टेन थीटा से। किससे लिखते हैं? टेन थीटा से। क्यों लिखते हैं समझो। मान लो अगर बेटा ये लाइन होती, समझना, ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन लेते हैं एक बार अपन, तो स्लोप ज्यादा कब होगा? जब ये इंक्लिनेशन ज्यादा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो थीटा, ये थीटा। हम जो ये थीटा का मेजरमेंट करते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस डायरेक्शन में करेंगे। ऐसे कौन डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थीटा मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे, वो भी पॉजिटिव एक्सिस से हम ऐसे मेजर करेंगे। अगर मान लो लाइन यहां होती ऐसे, तो इसका थीटा भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता और इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मेजर होता। ठीक है, बात समझ आ रही है? बोलो ओके। तो भाई हमें पता है ये थीटा ज्यादा होगा, अगर ये क्या होगा? थीटा अगर क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान सुनो, पहले भी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे, फिर समझेंगे इसको थोड़ा सा और। अगर ये थीटा की बात कर, थीटा ज्यादा होगा तो स्टीपनेस ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो अब इसको हमें मैथमेटिक्स में डालना था, मैथमेटिक्स के अंदर इसको समझना था। तो भाई सीधी सी बात है यार, ये जो टेन थीटा है, सॉरी ये जो थीटा, ये जो स्लोप हमको लिखना है, वो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, इस लाइन की इस लेंथ पे और इस लेंथ पे। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, बची हुई बेस। तो ये लाइन और ये लाइन पर डिपेंड करता है ना? तो भाई हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है ना? तो इस लाइन की स्टीपनेस को समझने के लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किया वो है tan थीटा। साइन थीटा क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पर ये जो एंगल डिसाइड करेगा, और ये एंगल कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, वो डिपेंड कर रहा है इस लाइन पर, इस लाइन पे। हमको इस लाइन से मतलब है, समझ रहे हो? ओके। तो स्लोप किसी भी लाइन में क्या लिखा जाएगा? tan थीटा से लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। स्लोप हमें किसके बारे में बताता है? स्टीपनेस के बारे में नॉलेज देता है। किसके बारे में नॉलेज देता है? स्टीपनेस के बारे में नॉलेज देता है। कितनी लाइन खड़ी हुई है, ठीक है? तो ध्यान समझो थोड़ी सी बातें। यहां पर अगर देखो, ये जितनी भी लाइनें इधर होंगी इस तरीके से, इधर झुकी हुई होंगी इधर, इन सबका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, एक छोटी सी बात। थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव है। थीटा की वैल्यू 90 से अगर छोटी होगी तो हम जानते हैं tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब मैं आपसे सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूं, जितनी भी लाइनें इधर झुकी हुई होंगी ऐसे, जितनी भी लाइनें इधर ऐसे झुकी हुई होंगी ना, उन सभी लाइनों का जो स्लोप होगा, इन सभी लाइनों का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। इधर झुकी हुई जितनी भी लाइनें हैं उनका थीटा क्या है? 90 से क्या है? छोटा है। 90 से क्या है? 90 से क्या है? छोटा है। इसलिए इन सभी लाइनों का स्लोप पॉजिटिव होगा। पर भाई अगर थीटा 90 से बड़ा हुआ तो tan थीटा नेगेटिव होगा, तो हम बोलेंगे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव का इतना ही मीनिंग है कि हमें पता लग जाए लाइन किधर झुकी हुई है, बस इस चीज को पता करने के लिए। इसका मतलब जो लाइनें हैं आपकी
वो इस साइड में झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है। मान लो कोई लाइन ऐसी है, देखो लाइन ऐसी है, जितनी लाइन इधर झुकी होंगी उन सभी का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका थीटा की बात करोगे हम, तो थीटा यहां से देखेंगे ऐसे, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो जितनी भी लाइन इधर झुकी होंगी, इस तरफ से झुकी, इधर झुकी हुई होंगी, उनका स्लोप नेगेटिव का आ जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव का मायने बस इतना ही है कि लाइन किधर झुकी हुई। स्लोप पॉजिटिव मतलब इधर झुकी हुई लाइन है, स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन इधर झुकी हुई है। तो ये पता लग जाएगा देखते ही, ठीक है। तो जितनी भी लाइनें इधर झुकी हुई होंगी उन सबका स्लोप क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, और इनका स्लोप सबका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा। बात समझ आ गई? तो भाई दोबारा से आ जाते हैं एक बार। हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखी थी बेटे, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। y वो क्वांटिटी होती है जो वर्टिकल एक्सिस पे है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। x वो क्वांटिटी है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। c इंटरसेप्ट होता है और m होता है आपका स्लोप। इंटरसेप्ट पॉजिटिव कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन ऊपर कट करेगी। इंटरसेप्ट नेगेटिव कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन नीचे कट करेगी। स्लोप हमें स्टीपनेस के बारे में नॉलेज देता है, स्लोप ही tan थीटा होता है। अगर स्ट्रेट लाइन सारी इधर झुकी हुई है तो सबका स्लोप पॉजिटिव, इधर झुकी हुई है तो सबका स्लोप नेगेटिव। स्टीपनेस का नॉलेज देता है। तो अगर लाइन इधर गिरने लग जाएगी तो स्लोप घट रहा, लाइन इधर से इधर घटने लग जाएगी, इधर गिरने लग जाएगी ऐसे, तो भी स्लोप घट रहा है। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव के मायने बस इतने हैं कि लाइन इधर झुकी हुई है या लाइन इधर झुकी हुई है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ आ रही थोड़ी थोड़ी, ये ढंग से ध्यान रखना तब, क्योंकि तभी हम पढ़ पाएंगे। जब आगे हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, हम पढ़ेंगे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो वो तब आप कंफ्यूजन ना बने, इसलिए बता रहा हूं कि ढंग से इनको चीजों को थोड़ा सा समझना है आपको। चलो थोड़ा सा खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और तो जिसके बारे में समझते हैं, अपन ग्राफ बनाना सीखते हैं। सॉरी, आ जाओ। मान लो पहली कंडीशन मैंने आपको दी कि आपको y और x के बीच में ग्राफ बनाना है। ये आपका x और ये आपको y, ठीक है। और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसका जो स्लोप है आपको पॉजिटिव कहा जा रहा है, और जिसका जो इंटरसेप्ट है वो भी आपको पॉजिटिव कहा जा रहा है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा सवाल मैंने आपको दिया, y और x में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है भाई आपको कि स्लोप जो है आपका वो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। स्लोप ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं मैं, या पॉजिटिव बोल रहा हूं, ठीक है ना, और इंटरसेप्ट भी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, वीडियो को पॉज करो और करना, फिर मैच करना कि आपके वैसा से कुछ बना क्या, बन गया मतलब सीख गए। देखो स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब लाइन इधर झुकी हुई मिलेगी, 100% इधर झुकी हुई मिलेगी। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब लाइन जो है स्ट्रेट लाइन वो पॉजिटिव आई को कट करेगी। तो ये लाइन कुछ इस तरह की बननी चाहिए। इधर झुकी हुई लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर इस तरीके से ऊपर कट कर रही है पॉजिटिव एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। थीटा जो है 90 से छोटा है, स्लोप भी पॉजिटिव। बस समझ आ गई। यहां पे बात करें, यहां स्लोप पॉजिटिव बनाना है मतलब लाइन को इधर झुकाना है, पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है मतलब लाइन को माइनस y एक्सिस पे कट करना है, तो मतलब ऐसी बनेगी। इधर झुकी हुई है मतलब स्लोप पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ कट करेगी, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैं समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 2x, क्या मैंने बोल दिया, मान लो y इज इक्वल टू आपको x + 3।
और मैंने कहा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन y एंड x। y और x में ग्राफ बनाओ। वीडियो पॉज करोगे बनाना चालू करोगे, वीडियो पॉज करोगे बनाना चालू करोगे। मेरे को जो ऐसे इंफॉर्मेशन मिली, पहले तो ये मिली, हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है सर, क्या लिख देते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है सर। यहां से अगर देखें तो हमको m जो है वो 1 मिल रहा, x का मल्टीपल इज m, और m कितना है 1 है, मतलब स्लोप 1 मिल रहा, मतलब tan थीटा 1 मिल रहा, और tan थीटा अगर 1 है इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है। पहली बात, हाँ सर समझ में आ गया। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, तो लाइन इधर झुकेगी। इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट है 3 और प्लस का 3 है, प्लस का 3 है मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे कट करेगी। तो ध्यान सुनो कैसे होगी ये, कैसी होगी ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह की बनेगी आपकी, इस तरह की, और जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहां ऊपर कट कर रही है। और कितना इंटरसेप्ट 3, तो ये 3, और कोई भी यूनिट, जो भी यूनिट होगी इसकी, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, मीटर पर सेकंड होगी, वही इसकी यूनिट हो जाएगी जो भी होगी, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। चाहो तो इस लाइन को आप आगे की तरफ इधर भी बढ़ा सकते हो, है ना। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऐसी कुछ आपकी अगर लाइन दिख रही है इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। एक और करें थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, बोलो हाँ सर और कराओ, मजा आ रहा। लो बेटा, मैंने बोला P बराबर मैंने आपसे कहा, मान लीजिए T-5 है, P बराबर T-5 है। मैंने बोला कि एक काम करो, आप मुझे P में और T में ग्राफ बना के बताओ। मैंने वो कहा आप मुझे P और T में ग्राफ बना के बताओ, ठीक है। तो भाई P और T में ग्राफ बनाना, तो सर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ध्यान से अगर देख रहे हैं तो m हमको 1 मिल रहा, मतलब tan थीटा 1 मिल रहा, मतलब थीटा वापस 45 सर, और 1 है, इसका मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो लाइन से इधर झुकेगी। इंटरसेप्ट जो है सर वो माइनस का मिल रहा 5, इसका मतलब सर लाइन को नीचे काटना है। यस, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो लाइन को नीचे काटना, तो मतलब ऐसा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, तभी tan थीटा 1 होगा, और ये इंटरसेप्ट है, कितना इंटरसेप्ट, -5, तो ये वैल्यू -5 होगी, अब जो भी यूनिट होगी इसकी हो जाएगी। तो इस तरह की लाइन, तो ऐसे आपको इक्वेशन देख के ही तुरंत स्ट्रेट लाइन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, आ जाओ बेटा। मैंने आपको कहा कि भाई y इज इक्वल टू छोड़ो एक मिनट, मैं सिंपल सा आपको बोलता हूं पहले कंडीशन, कि ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसका स्लोप है नेगेटिव, इसका स्लोप है नेगेटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। फिर मैंने दूसरी कंडीशन बोला कि ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसका स्लोप है नेगेटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, ठीक है। देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है हमको जिसका स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव। यार सर स्लोप नेगेटिव है तो डेफिनेटली लाइन इधर झुकेगी, इधर झुकेगी, और सर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर काटेगी। तो नहीं सिखाया आपने अभी तक, बोला हाँ। वीडियो पॉज करते जाना फिर बनाता मेरा, डायरेक्ट मत देखना, मजा नहीं आएगा। नहीं तो क्या मैंने सही बनाया? यस सर, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और लाइन को इधर झुका दिया, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90। स्लोप नेगेटिव है, लाइन इधर ही झुकेगी 100%। और इंटरसेप्ट यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव लेते हैं। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव।
इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब लाइन नीचे की तरफ काटेगी, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही? हाँ भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लाइन अगर इधर झुकी हुई है इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, और नीचे कट कर रही है मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव। बोलो ओके सर। अगर मैं कहता तुमसे, क्या कहता, मैं आपसे बोलता कि भाई P इज इक्वल टू चलो बाद में पूछता हूं, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, सिंपल पूछ लेता हूं पहले। स्लोप मान लीजिए 0 है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और दूसरी कंडीशन है कि भाई जो स्लोप है वो 0 है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इसके ग्राफ बनाने हैं आपको y और x के बीच में, y और x के बीच में। तो मेरे बच्चे ध्यान समझो, स्लोप 0 का मतलब क्या भाई? देखो, अगर ऐसी लाइनें झुकी हुई हैं तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसी लाइनें झुकी हुई हैं तो स्लोप नेगेटिव। स्लोप 0 होने का मतलब क्या? स्टीपनेस 0। स्टीपनेस 0 होने का मतलब लाइन सीधी होगी ऐसे। स्लोप 0, स्लोप क्या बताता है? स्टीपनेस बताता है ना। स्लोप 0 मतलब स्टीपनेस 0। स्टीपनेस 0 मतलब लाइन सीधी पड़ी है, मतलब थीटा कितना है? 0 है, और tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो भाई ये स्लोप 0 वाली लाइन है। स्लोप 0 मतलब स्टीपनेस 0। याद आ गई बात स्टीपनेस वाली, इसलिए समझाया सिंपल भाषा में। स्टीपनेस 0 मतलब लाइन बिल्कुल भी खड़ी हुई नहीं है, लाइन ऐसे पड़ी हुई है। तो एक बात तो समझ में आएगी सर, स्लोप 0 यहां पे भी स्लोप 0 है, स्लोप 0 यहां पे भी स्लोप 0 है, दोनों कंडीशन में लाइन ऐसे पड़ी रहेगी। पर इस वाले केस में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, उसका मतलब ऊपर कट करेगी और ऐसे होगी लाइन, ऐसे लाइन होगी, मतलब पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। और इस केस में लाइन सर ऐसे रही पड़ी हुई रहेगी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बट इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब नीचे कट करेगी। अब मान लो अगर मैं लिखता आपको इक्वेशन फॉर एग्जांपल, मैं बोलता एक काम करो, बोले क्या? पीओटी में ग्राफ बनाओ। बोला ठीक है साहब। और मैं इधर भी बोलता कि भाई पीओटी में ग्राफ बनाओ, और मैं यहां पे तो बोल देता कि भाई P बराबर +5 है, और यहां बोल देता P बराबर -10 है, ग्राफ बनाओ। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। कंपैरिजन करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो y की जगह P लिखा पड़ा और यहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब स्लोप डेफिनेटली 0 है। तो ये ऐसा कंडीशन बन गया, यहां पे स्लोप क्या है? 0, और यहां पे भी स्लोप क्या है? 0। y बराबर mx प्लस c से कंपैरिजन करोगे तो यहां पे स्लोप 0, और इंटरसेप्ट यहां पर क्या है? -10, और यहां पे इंटरसेप्ट क्या है? +5। तो स्लोप 0 तो लाइन सीधी रहेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, पर स्लोप 5 है, पॉजिटिव है, तो ऐसा। तो यहां पे 5 लिखा हुआ होगा, ये डिस्टेंस 5 होगी 100%। और ये -10 है मतलब स्लोप 0 है, जिसका मतलब पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो वैल्यू होगी पूरी ये -10 होगी। बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। अगर कोई लाइन इस तरीके की है, ध्यान समझना, इसका मतलब इसका जो स्लोप है क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? tan 90, और tan 90 बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट। 90 डिग्री होगा ना एंगल, तो मैक्सिमम स्लोप यही होगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? बोलो ओके सर। तो स्ट्रेट लाइन तो हमको समझ में आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन में तो हम चिपका देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से हम ये काम कर लेते हैं, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब हम बातें करेंगे, किसकी बातें करेंगे? पैराबोला की बातें कर लेते हैं। पैराबोला, पैराबोला क्या होता है?
कुछ इस तरह की जो शेप होते हैं ना, ये जो शेप के ग्राफ होते हैं, इन ग्राफ्स को हम पैराबोला कहते हैं। इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। और प्रॉपर सर्कल तो आप जानते ही हो, ये आपका सर्कल होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पैराबोला की कहानी उठाते हैं, ध्यान समझना। जो हमको काम आएगा, जितना काम आ रहा है हमको फिजिक्स में, उतना ही हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान समझना। क्योंकि हम जानते हैं हर ग्राफ की क्या होती है, इक्वेशन होती है। हर ग्राफ की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो मैं कुछ 4 पैटर्न आपके सामने लिखूंगा। पहला लिख रहा हूं x बराबर सी वाई स्क्वायर। दूसरा लिख रहा हूं x बराबर माइनस सी वाई स्क्वायर। तीसरा लिख रहा हूं y बराबर सी एक्स स्क्वायर। चौथा लिख रहा हूं y बराबर माइनस का सी एक्स स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन हमको ज्यादातर काम आने वाली फिजिक्स में। मतलब x एंटी प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर आ रहा हो, या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ रहा हो, y एंटी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा हो, और y एंटी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो। ध्यान समझना, इधर हम y ले रहे हैं, इधर हम x ले रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस पे y, यहां पर x। वर्टिकल एक्सिस पे y, यहां पर x। वर्टिकल एक्सिस पे y और यहां x। छोटी सी बात बताऊंगा, फटाफट दिमाग में पचा लेना इसको, ध्यान समझो। यहां शुरू करते हैं। अगर बेटे यहां पे x लिखा है पहले, तो समझ जाना पैराबोला का जो मुंह है वो x एक्सिस में खुलेगा। यहां पे अगर y लिखा है तो पैराबोला का मुंह y एक्सिस में खुलेगा। पहले लाइन लिख ले अपनी बात, ये कि अगर यहां x लिखा है तो पैराबोला का मुंह x एक्सिस में खुलेगा। मतलब इस वाली ये क्वांटिटी जिधर है, जिस भी एक्सिस पर, उधर खुलेगा। और अगर यहां y लिखा है तो मतलब ये क्वांटिटी जिस भी एक्सिस पे आप ड्रॉ कर रहे हो उस एक्सिस में खुलेगा। ठीक, अब x एक्सिस तो ये है, तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुंह ऐसे खुलेगा x एक्सिस में, या ये मुंह ऐसे खुलेगा x एक्सिस में। आपने ये तो बता दिया कि अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसका मुंह, पैराबोला का मुंह x एक्सिस में खुलेगा, मतलब उस एक्सिस में खुलेगा जिधर x लिखा है। तो x इधर लिखा है, इस एक्सिस पे x लिखा है। अब सवाल ये सर इधर खुलेगा या इधर खुलेगा? अगर भाई यहाँ पे पॉजिटिव सी वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर का मल्टीपल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x में खुलेगा। और यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव x में खुलेगा। तो यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब x में खुलेगा, पहली बात। और पॉजिटिव वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x में खुलेगा। मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा। ये x लिखा है तो x एक्सिस में मुंह खुलेगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए माइनस x में खुलेगा। पर खुलेगा x एक्सिस में, पर माइनस x एक्सिस में। ये ध्यान रखना, ये बातें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए? मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा हो और उसमें बोला हो P इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और आपको अगर ये ऑप्शन दे रखा हो, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दे रखा हो कि कौन सा सही बनेगा, आपको एक ऑप्शन दे रखा हो, मान लो ऐसा कुछ, तो आप ये चीज पहचानो पहले तो कि भाई अगर आपने यहां P ले रखा है और यहां T ले रखा है, और P प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर में पैराबोला 100% पैराबोला होगा। अब मैंने तो पूरा समझाया आपको कि भाई यहां देखो P, तो P में खुलेगा मुंह, और टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मतलब पॉजिटिव P में खुलेगा, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। पर हो सकता है क्वेश्चन में आपको इतना ही पार्ट दिखा रखा हो पैराबोला का, ये दिखा रखा हो, तो ऐसे पकड़ते हैं हम, ठीक है? अगर मान लो P एंटी प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर दे रखा होता, ठीक है ना, तो फिर अगर मान लो आपको ये दिखा रखा होता या ये दिखा रखा होता, तो फिर हम इन दोनों में से कोई क्लिक करते, तो ऐसा रहता है, ठीक है ना? चलो खैर, अब देखो यहाँ पे y लिखा, मतलब y में मुंह खुलेगा पैराबोला का। सवाल है ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा?
मतलब पानी भर पाएंगे इस बाल्टी में, पैराबोला में नहीं भर पाएंगे। तो पैराबोला में पानी तब भर पाएंगे तब यहां पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है, तो वाई है तो डेफिनेटली वाई में खुलेगा, उस एक्सिस पे खुलेगा जिधर वाई है, पर यहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीपल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई में मतलब पानी भर पाओगे। और नेगेटिव है तो फिर ऐसे खुलेगा। भाई यहां वाई लिखा है, यहां वाई लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस में मुंह खुलेगा, और सवाल है सर ऐसे या ऐसे, तो ऐसा खुलेगा जब यहां पे माइनस हो। बात समझ में आ गई? इतनी सी सिंपल, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं और खुद बिना देखे इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केसेस कभी कभार हो रहा जाता है। मान लो y बराबर 2x प्लस 4x स्क्वायर है और आपसे कहा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन y एंड x, तो ये भी 100% पैराबोला है। तो जो पैराबोला की इक्वेशन है ऐसी इस फॉर्म में भी होती है, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में भी होती है, और ये यहां पर वही फॉर्म है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे y लिख लो, हॉरिजॉन्टल पे x लिखा अपन ने। अब समझो भाई, जो सिखाया है उसको समझो। यहां पे क्या लिखा हुआ पड़ा है? y। तो डेफिनेटली हमारे पैराबोला का मुंह y एक्सिस में ही खुलेगा, पर सवाल है पॉजिटिव y में, नेगेटिव y में वो पैराबोला यहां से ऐसे पास करेगा, वो पैराबोला ऐसे पास करेगा, वो पैराबोला यहां से पास कर कब करेगा? तो पैराबोला ओरिजिन से तो पास कब करता है? जब ये कहानी होती है, इतनी कहानी होती है, इतनी कहानी, तब तो इसका इंटरसेक्शन ओरिजिन से होता है, 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 अगर यहां तक ही है तो। पर अगर इसमें bx और जुड़ जाए, ये वाला टर्म और जुड़ जाए, तो फिर जरूरी नहीं यहां से पास हो, ये हो सकता है ऐसे 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 पास हो, तो वही हमें पता लगाना है। आ जाओ, एक सवाल बताऊंगा फिर आप प्रैक्टिस करना बेटा। यहां पे y, यहां पे x, तो भाई यहां पे y लिखा है तो इसका मतलब 100% पहली बात तो y में ओपन होगा मुंह, मेरे को समझ में आ गया। और एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव y में ओपन होगा सर। तो जो इंफॉर्मेशन ली सर, y में ओपन होगा, y में ओपन होगा, और सर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं हम 4x स्क्वायर, तो मतलब सर पॉजिटिव y में ओपन होगा, ऊपर ही मुंह खुलेगा सर। पर हमको कंफ्यूजन ये है कि ये ऐसे पास होगा या ये ऐसे पास होगा। ऐसे तो होगा नहीं ओरिजिन से, ओरिजिन से तब होता जब bx कितना होता, bx जब 0 होता या b की वैल्यू जब 0 होती, b की वैल्यू 0 होती तो ये ओरिजिन से पास हो जाता, मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। अगर b बराबर 0 होता तो ये यहां से पास होता, पर b 0 नहीं है सर, तो अब आपको बताना पड़ेगा कहां पर इंटरसेक्शन होगा। बात समझ में आ रही बात? बोलो ओके। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से। तो यहां पर समझ में आ रहा है भाई, यहां पे y लिखा पड़ा है तो y में ओपन होगा मुंह, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है 4, तो मतलब पॉजिटिव y में ओपन होगा। अब ध्यान समझो, अब इंटरसेक्ट कहां करेगा? ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे y क्या होता? 0 होता। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। तो आप क्या करो, पुट y बराबर 0, ये तरीका है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, हमसे आप 2x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2x बराबर 0, तो यहां से आ गया x बराबर 0, पहली वैल्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और यहां से आ गया x बराबर -1/2। यस और नो भाई? 1 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो एक x बराबर 0 तो भाई यहां होगा पॉइंट, और x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 कुछ इधर होगा,
तो सर ये 2 पॉइंट होंगे जहां से पैराबोला पास करेगा। सर ये 2 पॉइंट होंगे जहां से पैराबोला पास करेगा। तो y बराबर 2x प्लस 4x स्क्वायर बेटे, y बराबर है 2x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। y बराबर क्या है 2x प्लस 4x स्क्वायर है बेटा। तो y लिखा है मतलब y एक्सिस में ओपन होगा मुंह, ठीक है, और एक्स स्क्वायर मल्टीपल अगर 4 है प्लस है तो उसका मतलब पॉजिटिव y में ओपन होगा मुंह। इंटरसेक्ट कैसे करेगा, कहां पता लगेगा, तो y बराबर 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो। तो पहले तो यहां से वो पास होता हुआ दिखेगा। y लिखा है मतलब y में एक्सिस y में ओपन होगा मुंह, और एक्स स्क्वायर मल्टीपल 4 है प्लस का 4 तो पॉजिटिव y में ओपन होगा मुंह। तो पॉजिटिव y में ओपन करना है मुंह को और यहां से पास करवाना है। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, इस तरह का होगा आंसर। बात समझ आ गई, ठीक है। बोलो ओके सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझने के लिए। मैंने बोला बेटा y बराबर 3x, पहले क्या लिया था 3x माइनस 6x स्क्वायर है। ड्रॉ करो y और x में ग्राफ क्या होगा, वही हर ग्राफ इक्वेशन होती है ना। तो देखो भाई सर y लिखा है तो y में ओपन होगा मुंह, और x स्क्वायर का मल्टीपल -6 है तो माइनस y में ओपन होगा मुंह। सबसे पहले एक काम करो, पुट y इज इक्वल टू 0 करो, ठीक। 3x कॉमन ले लो, 1 माइनस 2x बराबर 0। तो x बराबर 0 आ गया, 3x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0, और 1 माइनस 2x बराबर 0 रखा तो x बराबर प्लस का 1/2। सर एक पॉइंट तो यहां पर है x बराबर 0 और x बराबर 1/2 सर यहां पर है। तो सर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा पैराबोला। y लिखा है तो y में ओपन होगा मुंह, पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है नेगेटिव है, तो माइनस y में ओपन होगा मुंह और इन दोनों पॉइंट से पास होगा तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा सर। समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है भाई। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। मान लो मैं तुमको कहता है कि भाई x बराबर 4y प्लस 2y स्क्वायर है। ग्राफ ड्रॉ करो और y एक्सिस यहां है और x एक्सिस यहां है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये और वर्टिकल एक्सिस ये, और यहां पे x और वहां पे y है। तो देखो तो भाई यहां पे x लिखा है मतलब x में ओपन होगा मुंह, बोला हाँ सर। अब इधर ओपन होगा या इधर होगा वो डिपेंड करेगा y स्क्वायर का मल्टीपल। y स्क्वायर का मल्टीपल क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x में होगा मुंह, ओपन मुंह। तो भाई यहां समझ में आ गया एक बात, तो x लिखा है तो सर x में ओपन होगा, पॉजिटिव x या नेगेटिव x, तो y स्क्वायर का मल्टीपल देखो सर, तो यहां पे लिखा है 2y स्क्वायर, इसका मतलब सर पॉजिटिव x में ओपन होगा मुंह। अब सर कहां होगा, तो अब यहां पे क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0। अब यहां पे x बराबर 0 रख देना, 4y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। 2y बराबर 0 तो y बराबर 0, और 2 प्लस y बराबर 0 मतलब y बराबर -2। तो y बराबर 0 यहां होगा और y बराबर -2 कुछ यहां होगा, तो पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। ध्यान से अगर देखें तो यहां पे लिखा है x, तो x वाली एक्सिस में ओपन होगा, y स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x में ओपन होगा मुंह, पॉजिटिव x में ओपन होगा मुंह, पर इन दोनों पॉइंट से पास करेगा मतलब कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। बात समझे, कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। मान लो x बराबर मैंने लिखता है 2y माइनस 4y स्क्वायर, इसका ड्रॉ करना होता मान लो आपको। इधर हम क्या ले लेते y ले लेते, इधर हम क्या ले लेते x ले लेते। तो सर x बराबर 0 पुट करो पहले तो 2y माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, 2y सर कॉमन ले लो
1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0, तो सर यहां से y इक्वल टू 0 आ गया, और 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहां से y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो एक पॉइंट तो सर y बराबर 0 तो यहां मिल जाएगा, और y बराबर 1/2 हमको सर कुछ यहां पर मिलेगा, यस और नो? हाँ सर, यहां पे लिखा हुआ x, तो x एक्सिस में ओपन होगा मुंह, पर y स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, -4 है, तो -x में ओपन होगा मुंह, मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से पास करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप आपको पैराबोला समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितनी नॉलेज अगर आपको है तो आपका काम चल जाएगा। अब एक छोटा सा होता है इलिप्स, में बताया तो काम नहीं आता इतना, फिर भी कई बार आ जाए तो बात अलग है। थोड़ा सा इलिप्स समझ लेते हैं। इलिप्स दिखने में कुछ इस तरह का होता, अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना, चलो समझ लेना, मान लेना भाई मेरी बात, ठीक है ना। इसमें एक एक्सिस बड़ी होती है, मान लो इसको मैं अगर a के बराबर बोल दूं, ठीक है ना, ये a, और इसको मैं बोल देता हूं यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है इसको बोल देता हूं b, ठीक है ना। सो ये जो a है इसको अपन बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और जो b होती है इसको अपन बोल देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो a इज ग्रेटर देन क्या है, b है, a बड़ा है और b छोटा है, तो ऐसा बन जाएगा। अगर b बड़ा हुआ और a छोटा हुआ तो ऐसा बन जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो उस केस में इसको हम बोल देंगे सेमी माइनर एक्सिस और ये सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना। तो ये बातें तो सिंपल सी, कुछ बड़ी बात नहीं इनमें, तो अब थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। एलिप्स में दो पॉइंट होते हैं, जैसे इधर मैंने लिखा F1 और इधर मैंने लिखा F2, तो इनको बोलते हैं अपन फोकाई, फोकाई ऑफ एलिप्स। तो ये जो डिस्टेंस होती है कौन सी, या बहुत ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत काम आएंगी, हम जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब भी आपको मैं एक बार वापस से बताऊंगा, पर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई एलिप्स क्या चीज होती है। कभी नाम सुनो और पता ही नहीं सर एलिप्स क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये डिस्टेंस होती है आपका प्लस का AE और ये डिस्टेंस होती है आपका माइनस का AE, ठीक है ना। तो यहां जो सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस फोकस तक की माइनस का E और ये प्लस का E। तो सर ये तो समझ में आ रहा, पर E क्या आ गई बोला नहीं, अब दोबारा E का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको अपन बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसका मायने क्या है, अगर भाई E तुम्हारा 0 है ना, तो समझ जाना वो प्रॉपर क्या है, सर्कल है। सिंपल बात समझा रहा हूं, अगर E 0 है तो समझ जाना सर्कल है, और E की वैल्यू जैसे जैसे 0 से दूर जा रही है, इसका मतलब उसकी शेप जो है वो सर्कल से हटती जा रही है। तो इसेंट्रिसिटी हमें ये जानकारी देती है कि वो जो शेप है वो सर्कल के कितना पास है या कितना दूर है। तो E की वैल्यू जितना 0 के पास होगी वो उतना ही शेप सर्कल के पास होगा, और E की वैल्यू 0 से जितना ज्यादा दूर होगी, इसका मतलब वो शेप सर्कल से उतना ही ज्यादा दूर होगा। अब चूंकि हर ग्राफ का इक्वेशन होता, अगर तुम यहां पे y लिख रहे हो, यहां पे x लिख रहे हो, तो भाई इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसकी होती है, इलिप्स की होती है। अगर a और b की वैल्यू बराबर हो जाए तो फिर भाई तुम्हारा जो इलिप्स होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सर्कल में। सीधी सी बात है, सबको पता है, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है तो मतलब सर्कल है वो प्रॉपर। तो सर्कल के लिए आप लिखोगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है।
और ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिस सर्कल का जो ऑरिजिन है वो कहां पर हो, सेंटर पे हो। ठीक, वैसे रियल इक्वेशन किसकी होती है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 और y1, है ना। पर अगर x1 और y1 क्या है, 0 है, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिस सर्कल का ऑरिजिन, तो सेंटर कहां हो, ऑरिजिन पे हो। ठीक है, और इसका इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जब a और b की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो e बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी नॉलेज अगर आपको है तो बहुत सही है। एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ग्राफ नॉलेज अगर बच्चों आपके पास है तो आपको कोई टेंशन जरूरत नहीं है। बाकी का मैं अपने आप ही आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तब। इतने में एक बार दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करो, डीपीपी जो रखिए वो सॉल्व करो। मैं बार बार पढ़ रहा हूं, डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और जो मैथमेटिकल टूल मैं दे रहा हूं वो अच्छे से सॉल्व करना जरूरी है। एक सेशन और लेके आऊंगा, एक लेक्चर और, मतलब जिसमें स्पेशल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मतलब मैं बोली 0.75 0.33 बताओ बराबर कितना होगा, मैं तुरंत लिख दूंगा 1 होगा, समझ रहे हो। मान लो कुछ मल्टीप्लीकेशन है, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.7 बराबर में इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो बिना सॉल्व करे हम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करी जाती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। और ये चीजें तो पूरी साल चलती रहेंगी। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा सिखाऊंगा कैसे करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।